हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पढ़ ले 11th कॉमर्स। मैं हूँ हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। लास्ट टाइम हम लोगों ने 40 मार्क्स का एक सैम्पल पेपर किया हुआ था, जिसमें मैंने आपके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैंने सोचा एक बार और आपके साथ सैम्पल पेपर डिस्कस कर लूँ। इससे होगा यूँ कि हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व भी होते जाएंगे और हमें भी पता चलेगा हमें कितना आता है कितना नहीं, और हम लोग जो पैटर्न है उसी हिसाब से करेंगे। कैसे हमें आंसर लिखना है वो सब भी हमें समझ में आ जाएगा। इसलिए एक और आज मैं आपके साथ सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। जैसे हमें पता है, जो सीबीएसई गाइडलाइन के हिसाब से सैम्पल पेपर में हमने देखा था 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। ये 4 4 4 करके हमारे हो जाएंगे टोटल 40 मार्क्स। वैसे ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं सारे ही कंपलसरी होते हैं, इसमें हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम 3 मार्क वाले क्वेश्चन पर आ जाए, मोस्टली हमें एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता ही होता है। इसमें एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोगों को चूज करना होता है, आइदर वी वांट टू अटेम्प्ट द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, वो हमारे ऊपर है। सेम इन द 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑप्शन हमें मिलने वाला है। अब केस स्टडी जो है वो इन तीनों में से किसी में भी आ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है केस स्टडी इतनी बड़ी देते हैं, क्वेश्चन होता है सिर्फ 1 मार्क का, वो आपको केस स्टडी जो है वो इसमें आ सकती है। केस स्टडी 3 मार्क वाले या 5 मार्क में भी आ सकती है। सो वी कैन नॉट से कि केस स्टडी हमेशा 5 मार्क की ही आएगी या तो सिर्फ 3 मार्क की आएगी। 2 मार्क वाले क्वेश्चन में भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो वी हैव टू डू ऑल काइंड ऑफ केस स्टडीज फॉर दैट, और वो मैंने आपके साथ पहले भी एक बार कर चुकी हूँ एक चैप्टर के। चलो हम लोग जल्दी से शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या पूछा है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ जीडीआर एंड एडीआर। इतनी बार हमने कर दिया है जीडीआर और एडीआर का फुल फॉर्म। मैंने आपको कहा था आपको 5 चीजों के फुल फॉर्म याद रखने हैं, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, NSIC एंड DIC। बस हमें केवल ये 5 है जिसके हमें फुल फॉर्म याद रखने हैं। उसमें से अगर हम ये पहले 3 देखने जाए, पहले 3 में तो ये DR हमेशा क्या होता है, DR इज ऑलवेज डिपॉजिटरी रिसीट्स। जो है सिर्फ ये फर्स्ट वाला वर्ड हमारा चेंज होते जाता है। अगर यही चीज G हो तो वो हमारा हो जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अगर A हो तो वो हो जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और I हो तो वो हो जाता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसके 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल गए, सिर्फ हमें फुल फॉर्म बताना था। वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एल्स, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि फुल फॉर्म बताइए, तो हम सिर्फ इसमें फुल फॉर्म ही बताएंगे। सो इसको लिखना अच्छी तरीके से होता है। वैसे वी विल से द फुल फॉर्म of GDR and ADR is करके सबसे पहले ऐसे लिख दो, GDR लिखो, उसका फुल फॉर्म लिख दो, फिर सेकेंड में ऐसे ADR लिख दो, and then just write the full form. See, this is how you actually are supposed to write the answer. आंसर तो हम सबको पता है, बट उसका जो प्रेजेंटेशन स्किल होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से I'll just show you today how are we going to write the answers. आपकी पढ़ाई सब अच्छे से हो चुकी है, we know that, but how to do the what are supposed to be your presentation skills, how are you going to write the answers, all that matters a lot. So we are going to discuss that also today. Next question पर आ जाते हैं। Why is equity capital called permanent capital? जो equity share capital होता है उसे permanent क्यों कहा जाता है? देखिए, equity shares के जो capital हम लोग जो उसके थ्रू funds raise करते हैं, वो पैसे हमें equity shareholders को वापस देने ही नहीं होते हैं कभी। We don't have to give that money back to them, वो हम लोग हमारे पास ही रख सकते हैं। They will be given their money only and only when the business is winding up. जब तक बिजनेस वाइंड अप नहीं हो रहा है तब तक ये पैसे हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं देने हैं, इसलिए इसे परमानेंट कैपिटल कहा गया है। सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट द आंसर? हम लिखेंगे इक्विटी कैपिटल is known as
permanent capital because equity shareholders are not given back the money that they had invested till the company is running. तो जब तक कंपनी चल रही है तब तक उन्हें ये पैसे नहीं दिए जाते हैं, तब तक ये पैसे किसके पास रहेंगे? कंपनी के पास रहेंगे हमेशा के लिए. इस वजह से इसे परमानेंट कैपिटल भी कहा गया है. आंसर हमें पता है बट उसे लिखना कैसे है वो मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए इससे क्या हो जाएगा, आपके 2 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे. बराबर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. What is meant by plowing back of profit? Plowing back of profit हम किसे कहते थे? Retained earnings को. किसको कहते हैं हम? Retained earnings को. अब retained earnings को plowing back of profit क्यों कहते हैं? देखिए, retained earnings जो है कहाँ से आती है? जो प्रॉफिट हमने कमाया उसमें से हम लोग कुछ हिस्सा जो है वो हम लोग साइड में रख रहे हैं. Rather than giving the whole profit to the shareholders, we are keeping something aside so that उसे हम लोग वापस से यूज कर सके हमारे बिजनेस के लिए. So what is why do we call it like that? Because we are retaining it or investing back the profit. वापस से plow back कर रहे हैं. जो प्रॉफिट हमें मिला था उसे मैं वापस से इन्वेस्ट कर रही हूँ बिजनेस में ताकि मुझे और ज्यादा प्रॉफिट मिल सके. सो इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, plowing back of profit means not distributing all the profits to the shareholders. Shareholders को पूरे हम पैसे नहीं दे रहे हैं. And investing some profit, थोड़ा सा profit हम लोग what are we doing? Back in the business. It means to retain or invest back the profit in the business. का मतलब क्या है? पैसे को जो प्रॉफिट हमें मिला था उसे रिटेन करके रखना, अपने पास बचाए रखना, उसे यूज नहीं करना है, उसे शेयर होल्डर्स को नहीं देना है. ठीक है. सो ये हो जाता है मतलब किसका? प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट का. चलो नेक्स्ट. व्हाट इज डिजाइन? टिल व्हेन कैन अ पर्सन हैव एक्सक्लूसिव राइट ओवर अ डिजाइन? देखिए, जो डिजाइन होती है वो क्या है? डिजाइन मतलब हमारे कुछ कलर कॉम्बिनेशन, हमने कुछ लाइंस बनाए, वो सबको मिलाकर, कोई शेप्स हो गए, वो सबको मिलाकर हम लोग किसी प्रोडक्ट पे उसे जब अप्लाई करते हैं उसका मतलब डिजाइन होता है. अब जो डिजाइन है वो हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, वो एक आईपीआर है. इट्स एन आईपीआर के अंडर हम उसे रजिस्टर कर सकते हैं. वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. सो जब उसे हम रजिस्टर करते हैं तो हम लोग उसे 10 साल के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं. 10 साल तक इसके ऊपर हमारा एक्सक्लूसिव राइट है. 10 साल के अगर पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद और फर्दर 5 साल के लिए हम इसे रजिस्टर करवा सकते हैं. हम लोग इसकी पीरियड एक्सटेंड करवा सकते हैं. टोटल 15 साल है बट वी विल नेवर से 15 years. वी विल से we can register it for 10 years and then we can re-register it for 5 more years. So डिजाइन का मतलब क्या है? डिजाइन includes shape, सॉरी यहाँ पे पैटर्न आना चाहिए था, एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और कलर कॉम्बिनेशन दैट इज अप्लाइड टू एन आर्टिकल. क्या कर रहे हैं इसमें? कोई शेप, कोई पैटर्न को ऐसे हम लोग कैसे बना रहे? अरेंज करके, लाइंस को ऐसे अरेंज कर दिया, ये एक लाइन बनाई, यहाँ एक लाइन बनाई, ऐसे कुछ करा, ऐसे किया, ये हो गया. ऐसे लाइंस बना बना के और फिर इसमें मैंने कुछ अलग अलग कलर्स डाल दिए. जैसे मानो यहाँ पे मैंने कुछ ये कलर डाल दिया, यहाँ पर कुछ और कलर डाल दिया. ऐसे कलर डाल डाल के इसका कॉम्बिनेशन से मैं कुछ अगर एक शेप बना रही हूँ, इसे कहते हैं डिजाइन. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं इरेज कर देती हूँ, बहुत गंदा सा डिजाइन बनाया है मैंने. ओके. टिल व्हेन कैन अ पर्सन हैव एक्सक्लूसिव राइट? हम लिखेंगे, ओह सॉरी 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 सॉरी. So we will write a person can register the design for 10 years and
renew it for further 5 years. ठीक है, 10 साल के लिए वो रजिस्टर करवा सकते हैं. उसके बाद उसे वो जो उन्होंने इसे डिजाइन को रजिस्टर किया था उसे और रिन्यू करवा सकते हैं 5 साल के लिए. ये हो गए हमारे सारे 2 मार्क के क्वेश्चन. अभी हम आ जाते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर. पहला क्वेश्चन, अभी चलो ये अगर हम जैसे देख सकते हैं ये हमारा आ गया केस स्टडी का क्वेश्चन. चलो रीड करते हैं. Shiva has set up in Faridabad a unit to manufacture various type of home decorative item. बहुत सारे type of home decorative items के लिए उसने एक business unit बना रखी है. उसमें क्या कह रहे हैं? He deals with various kind of vases, chimes, figurines and other things that can beautify the houses. बढ़िया चीज है यार, अच्छी चीज बना रहा है वो. He now wishes to export his products to different countries and develop export worthiness. Manufacture तो कर रहा है, अब उसे क्या चाहिए? उसे ये चाहिए कि वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करे. आगे क्या कह रहे हैं? In context of the above, briefly describe any one such agency that he can approach in this regard. मतलब बोल रहे किसके पास जाए इस चीज के लिए, उसे एक्सपोर्ट करना है, उसे कौन हेल्प करेगा? देखिए, हमें गवर्नमेंट की सिर्फ हमने 2 एजेंसी पढ़ी है. कौन सी 2 एजेंसीज है? NSIC और DIC. इसमें से एक जो NSIC है ना, सिर्फ वही हेल्प करती है एक्सपोर्ट के लिए. तो अगर एक्सपोर्ट के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए, आंख बंद करके हम लिख देंगे NSIC. ठीक है, NSIC लिख देंगे. अभी NSIC के ऑब्जेक्टिव क्या है? NCERT के बुक में अगर हम देखेंगे तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? जस्ट अ सेकेंड. उनके ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट, एड एंड foster the needs of small scale industry. देखिए, इतना छोटा सा नहीं चलेगा, इसलिए मैंने आपके लिए और 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे हैं सो दैट यू विल गेट फुल 3 मार्क्स. ये तो इतना छोटा सा लिखेंगे कैसे चलेगा? ये भी आप लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा ये लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें? सेंसिटाइजिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट द नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग एंड एनकरेजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री to maintain good financial track record. ये दोनों भी इनके ऑब्जेक्टिव है, इनके ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है. इसके साथ साथ आपको ये दोनों भी याद रखने हैं बिकॉज दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स ऑल्सो. जब 3 मार्क के लिए पूछेंगे तो हम कहाँ से इसको इतने को हम इतना बड़ा कैसे करेंगे? सो वी नीड टू नो दीज 2 पॉइंट्स ऑल्सो, सो प्लीज रिमेंबर दीज. तो सबसे पहला क्या कहा मैंने? Sensitizing small industries about need of credit rating. और दूसरा क्या है? Encouraging SSI to maintain good financial track record. ठीक है, ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. Retailer is an important link in the channel of distribution. वो काफी ज्यादा important link है. वो लोग कह रहे हैं एक्सप्लेन द सर्विसेज ही प्रोवाइड्स टू द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें वो बताना है. अभी वो 2 लोगों को ही सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक तो है होलसेलर को और फिर है कंज्यूमर्स को. कंज्यूमर्स के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आई विल टेल यू हाउ डू वी हैव टू राइट द आंसर. हम लोग लिखेंगे द सर्विसेज दैट द रिटेलर provides to the consumers are as follows. सबसे पहले हम कहेंगे wide selection. Wide selection में हम क्या लिखेंगे? He gives them variety of products from which they can choose the one which they want to buy. Next कहेंगे convenience in buying. How? Since the retailer stays in the locality of the consumer does not have to go very far to buy the goods or services that they are in the need of. देखिए, ऐसे आंसर लिखना है. आई एम टेलिंग यू ओरली, क्योंकि पूरा लिखने जाऊंगी तो उसमें ही हमारा पूरा क्लास खत्म हो जाएगा. सो
अगर आपको लिखना है तो आप लोग मेरे साथ साथ मैं जैसे जैसे बोलती जाती हूँ आप लिखते जाइए, या तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, the retailer gives the after sale service to the consumers. For example, if anything happens wrong with the if the electronic item that the consumer bought is not working, then they can go to that retailer to get it repaired. फिर आ जाएगा regular availability of goods. The retailer maintains stock so that whenever the consumer wants any good, it is readily available with them and they don't have to go to some another place in search of that good. Provide credit facilities. The retailer provides credit facility to the consumers in case if they don't have money, they can give him the money back later. इसको हम अगर और अच्छे वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं? The retailer gives credit facilities to the consumers. For example, okay, इतना लिख के for example, the retailer allows the consumer to make the payment later and use the goods now. ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स, इजी है। मैंने आपको वैसे 5 ज्यादा दे दिए थे, ये है 3 मार्क का, आप कोई भी 3 लिख कर आ सकते हैं। माई एडवाइस वुड बी दैट 3 मार्क का अगर हो एंड इफ यू नो मोर देन 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स लिखकर जरूर आ जाइएगा। ऐसा इसलिए कि अगर एक पॉइंट कभी थोड़ा गलत हो जाए या कुछ हो तो दूसरा पॉइंट तो है, उसके मार्क्स तो हमें मिल जाएंगे। दैट्स द रीजन, नेवर लीव इट कंप्लीटली। कभी भी अगर 3 मार्क का है और उसमें वो एक्चुअल में बुक में उसमें 3 से अधिक पॉइंट्स है तो प्लीज 4 पॉइंट हमेशा लिख कर आइए। दिस आई ऑलवेज टेल दिस टू एवरीवन कि 3 मार्क का है 4 पॉइंट लिख के आओ, 5 मार्क का है तो 6 पॉइंट्स लिख कर ही आओ। दैट इज ऑलवेज बेटर प्रोवाइडेड देयर आर 6 पॉइंट्स। अगर 5 मार्क का है और सिर्फ 5 पॉइंट्स है तो छठा कहाँ से ढूंढने जाएंगे हम लोग। डिस्टिंग्विश बिटवीन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। कभी भी अगर हमें डिफरेंस पूछे, देखिए सीधा हम लोग ऐसे डिफरेंस नहीं बना देंगे कि हाँ चलो लिख देते हैं होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, बस ऐसे नहीं करते हैं कभी। बच्चों एक है ना और एक्स्ट्रा हमें बनाने की बहुत जरूरत है और वो है बेसिस। ऑन व्हाट बेसिस, किस हिसाब से, कौन सी चीजों के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे से अलग है वो बताना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगी मीनिंग। मीनिंग क्या है? होलसेल ट्रेड refers to buying and selling of goods in large quantity. रिटेल ट्रेड की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे रिटेल ट्रेड, सॉरी जल्दी जल्दी लिखने में है ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ कभी कभी। Retail trade refers to buying and selling of goods in small quantity. Next हम लोग क्या कह सकते हैं? The person who is engaged in this, जो wholesale trade में जो engaged होता है उसे हम कहते हैं wholesaler। जो retail trade में engaged होता है उसे हम कहेंगे retailer। तो इसके लिए हमारा बेसिस क्या आ जाएगा? इसके लिए हम कहेंगे engaged person, person who is in wholesale trade is called wholesaler। वैसे ही यहाँ पे सेम ऐसे लिख के हम सिर्फ कह देंगे retailer बस। फिर अभी लिंक की अगर हम बात कर दे, लिंक क्या होता है? ये जो होलसेलर है किसके बीच का लिंक है? इज लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का लिंक है, जबकि ये रिटेलर क्या है? रिटेलर किसके बीच का लिंक है? रिटेलर इज लिंक बिटवीन
होलसेलर एंड कंज्यूमर। ठीक है, इतना आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको पॉइंट्स पता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इवन आई विल नो मोर पॉइंट्स। ओके, देखिए 3 है, 3 मार्क का, पर अभी हमें 4 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा 4 लिख कर आइएगा। और ज्यादा पॉइंट्स पता है, वेरी गुड, राइट इट डाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाउ इज इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल टू द फर्म? फर्म को कैसे बेनिफिशियल होता है इंटरनेशनल ट्रेड? वापस से वही लिखेंगे, द इंटरनेशनल ट्रेड इज बेनिफिशियल टू द फर्म फॉर द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला क्या है? प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट। सी, domestic market में when the firm sells the goods in the domestic market, they do not earn that much profit, but when the same goods are sold in the international market, they earn higher profits. अगर ये इसके अलावा आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, when the firm sells in domestic market, they get certain profit, but when that firm sells the goods in the domestic as well as an international market, their prospects of earning profits increases. Next क्या आ जाएगा? Increased capacity utilization. इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हम कहेंगे when the firm whenever it does any kind of production, they always produce more than what is needed, than what is demanded in the domestic market. This excess of what they have produced, that they can sell it in the international market and they can fully utilize the capacity of their machinery. देखिए, कभी भी ये लोग जो मशीन खरीदते हैं ऐसी खरीदते हैं कि वो लोग जितना डोमेस्टिक मार्केट में जितना डिमांड है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। अब इतना ज़्यादा प्रोड्यूस तो कर दिया, प्रोड्यूस करने के बाद डोमेस्टिक मार्केट में तो इतना नहीं मांग रहे हैं, तो कहाँ बेचे? एक्स्ट्रा जो है उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच दो। इंटरनेशनल मार्केट में अगर बेच देंगे तो जितनी हमारी मशीन की कैपेसिटी थी, वी आर यूटिलाइजिंग इट कंप्लीटली। way out of to intense competition in domestic market. Many times it happens that in the domestic market there is so much of competition that for a firm it is more beneficial that they enter into an international market and sell their goods. ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि यहाँ पे तो गुड्स बिक ही नहीं रहे, ना कि बराबर बेच पा रहे हैं। तो इससे बेटर ये है ना, ऐसी जगह पे गुड्स बेचो जहाँ पे इतना इसका सप्लाई नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट वो ढूंढो जहाँ पे इसका इतना सप्लाई नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपके गुड्स आप ज़्यादा बेच पाएंगे, आपको कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। सिंस द फर्म is going into an international market, there are high chances of their growth. Why is it so? Because they will be earning more and more profit. ज़्यादा profit earn करेंगे तो उनका और ज़्यादा growth होगा। Next क्या है? Improve business vision. See, whenever a business plans to sell their goods in the international market, they have that vision that okay, in future, after 4 or 5 years, we want to get into international market and we want to sell our goods over there. We want to grow our business. We just don't want to sell our goods in the domestic market. हम लोगों को हमारे जो goods है और आगे बेचने हैं, हमें हमारा business जो है grow करना है। हर एक business का कोई ना कोई vision होता है, right? उन्हें हमेशा एक ही जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रहना है कि यहीं पे रहेंगे हम हमेशा के लिए। सबका विजन होता है कि ठीक है, ये इतने साल बाद या उतने टाइम बाद हमें हमारे बिजनेस को ये लेवल से वो लेवल तक पहुंचाना है। सो दैट्स द रीजन इट इज बेनिफिशियल कि वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स बेचें। सो ये 5 पॉइंट है, इसमें और कोई पॉइंट्स नहीं थे। और ये वैसे तो हमारा ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, कोई भी 3 लिख कर आ जाइएगा। मैंने आपको सारे ही 5 दिखा दिए थे। If you want, you can write whichever you want. 3 है, 4 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट हमने 7th किया था, ये हमारा 8th क्वेश्चन है। सो हमारे सारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हो चुके हैं। 2 मार्क के हमने 4 किए, 3 मार्क का हमने किया अभी, जैसे आई शोड यू 3 मार्क के क्वेश्चन में मैंने एक केस स्टडी डाली हुई थी। डोंट थिंक कि केस स्टडी का क्वेश्चन सिर्फ एक ही आता है, कितने भी आ सकते हैं। वी डोंट नो दैट। हर एक जो 2 मार्क का, 3 मार्क का और 5 मार्क का, हर एक में एक एक केस स्टडी डाल दे।
ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये 3 मार्क वाले में डाल दे, या तो ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 5 मार्क वाले में। 1, 2, 3 कितनी भी केस स्टडी आ सकती है, वी डोंट नो दैट, सो दैट्स द रीजन। ऐसा मत सोचना है कि आ गई बस हो गया, ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सी कि आपका कंसेप्ट कितना अच्छा है, आपको समझा है या नहीं समझा है, जो हमने कराया या नहीं, जो आपने पढ़ाया नहीं। दैट्स द रीजन, प्लीज केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा। बाकी के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं, हमें इजीली उसके आंसर्स हम लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चलिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिट। उसके हमें 3 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस बताने हैं। ट्रेड क्रेडिट जैसे आपको पता है क्या होता है कि अगर हम लोग कभी भी किसी से गुड्स बाय कर रहे हैं, गुड्स बाय करने के ऊपर वो हमें जब क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, वो पर्सन बुक कहता है हमें, आप अभी गुड्स लेकर जाइए, हमें आप पैसे बाद में दीजिएगा, इसे हम कहेंगे ट्रेड क्रेडिट। अभी इसे अच्छे से इंग्लिश में हमें कैसे लिखना है, दैट आई विल शो यू। ट्रेड क्रेडिट इज, यहाँ पे इट की जगह एक काम कर देना, ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट extended by one trader to another for the purchase of goods and services। एक ट्रेडर ने दूसरे ट्रेडर को क्या दिया, क्रेडिट फैसिलिटी दिया। कब दिया? तब दिया जब उसने उसके पास से गुड्स या तो सर्विसेज खरीदी थी, तब। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? 3 एडवांटेजेस लिखने हैं, 2 डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। सो एडवांटेजेस में हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस सोर्स है, कंटिन्यूअस एंड कन्वीनियंट। यहाँ पे हम एक और वर्ड लिख सकते हैं, कन्वीनियंट। It is a continuous and convenient source. Why is it so? Because whenever we need it, if our credit worthiness is good, then we will get the credit easily whenever it is needed. We don't have to look here and there. If we don't have money, no problem. We will still get the goods that we want. Next है no charge on asset. We don't have to mortgage the asset if we want any kind of trade credit. The assets that we have won't be charged. हमें कुछ सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? रेडीली अवेलेबल। Whenever I want it, I'll go and get the goods, और मुझे ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा। नो फॉर्मेलिटीज, नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजीली मिल जाता है। बट प्रोवाइडेड योर क्रेडिट वर्दीनेस इज गुड। हाँ, क्रेडिट वर्दीनेस अगर अच्छा होगा तो आपको इजीली, यू गो टू द मार्केट एंड जो आपका ट्रेडर होगा वो आपको ट्रेड क्रेडिट दे देगा। बट अगर आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं है, मतलब सब मार्केट में आपका नाम बहुत खराब है कि भाई ये इंसान जो है ये पैसे देता नहीं है, गुड्स तो लेकर जाता है बट ही और शी डज नॉट गिव द मनी बैक, तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं है। बट आप ऐसे इंसान हो जो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं 1 महीने के अंदर आपको ये पैसे दे दूंगा, एंड यू डू दैट, सो आपका नाम अच्छा है ना कि अरे हाँ भाई ये इंसान को हम क्रेडिट पे गुड्स दे सकते हैं, बिकॉज वी नो ये हमें टाइम टू टाइम पैसे दे देता है या तो दे देती है। सो आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा होगा तभी ही आपके लिए रेडीली अवेलेबल होगा, कोई भी ट्रेडर आपको ना नहीं कहेगा। पर अभी इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड फंड्स ही हम लोग इसके थ्रू रेस कर सकते हैं। अगर आपने 10,000 के गुड्स खरीदे हैं तो आपको ट्रेड क्रेडिट 10,000 का ही मिलेगा ना, 20,000 का थोड़े ही मिलना है। लिमिटेड फंड्स ओनली, यू कैन ओनली रेज लिमिटेड फंड्स थ्रू दिस। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जाता है इसे, एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये। वन मोर थिंग दैट हैपेंस इज दैट इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग। काफी बार सिंस इन्हें ट्रेड क्रेडिट मिल रहा है तो जो ट्रेडर है वो क्या करता है, he indulges in over trading because he knows that I'm going to get this in credit, why am I worrying so much about it, I'll take it, बाद में उन्हें दे दूंगा पैसे। ऐसे करते करते लेते ही जाते हैं, गुड्स लेते जाते हैं, इसमें ओवर ट्रेडिंग में ये लोग इंडल्ज हो जाते हैं। इट्स अ वेरी बैड थिंग एक्चुअली। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही अंडर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हैज टू बी बैलेंस्ड, ज्यादा और कम नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पेटेंट? व्हेन कैन एन इन्वेंशन बी पेटेंटेबल? पेटेंट सबसे पहले तो क्या है और उसे पेटेंट कब करवा सकते हैं? देखिए, पेटेंट मतलब क्या है? कोई इनोवेशन, कोई कुछ चीज हमने इनोवेटिव बनाई हो, और वो जो हम इनोवेटिव चीज बना रहे हैं वो इंडस्ट्री में अप्लाई होनी चाहिए। मैंने कोई अगर एक टेक्नोलॉजी बनाई है बट मैं इंडस्ट्री में उसे यूज नहीं कर पा रही हूँ, इन द फैक्ट्री, इन द ऑफिस, तो उसे इनोवेशन नहीं कहते, उसे पेटेंट नहीं कहते हैं। सो क्या है पेटेंट? Patent protects the scientific invention which shows
टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर द ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट्स, टेक्निकल एडवांसमेंट और ज़्यादा उसमें आगे बढ़े और कुछ उसमें हमने नया ढूंढा, तो जो ऑलरेडी था उसमें कुछ और नया आया तो वो हो जाता है हमारा पेटेंट। कभी पेटेंट हो सकता है, सबसे पहले तो इट मस्ट बी नॉवेल और न्यू, कुछ भी कह सकते हैं। It must be something new. It is not something which was already discovered, which has already been invented. पहले से कुछ इन्वेंट किया हुआ है और आप कहेंगे ये तो मैंने इन्वेंट किया, अरे भाई पहले से हो चुका है, नया चीज नहीं है ये, सो इसको आप पेटेंट नहीं करवा सकते। मस्ट बी नॉन ऑब्वियस, किसके लिए? इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस फॉर द पर्सन इन द रिलेटेड फील्ड। जो इंसान ये फील्ड में काम कर रहा है, जब आपने उसको आपका ये पेटेंट दिखाया, आपका ये इनोवेशन दिखाया, वो देख के चौकन्ना हो जाए कि अरे बाप रे, वाओ, दिस इज सो गुड, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जब वो इंसान ऐसा बोले तो ये पेटेंट हो सकता है। अगर ये फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो बोले दिस इज सो ऑब्वियस, ये तो कोई भी सोच सकता था, अगर ऐसी कोई चीज हो तो फिर वो पेटेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब इंडस्ट्री में ये यूज होना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई चीज बनाओ जो इंडस्ट्री में यूज नहीं हो रही है तो फिर उसका कोई काम नहीं है, वो पेटेंट नहीं हो सकता है। सो these are the three things which is must for something to be patentable. अगर ये नहीं है तो वो चीज पेटेंट नहीं हो सकती। सबसे पहली क्या है, नया चीज होना चाहिए, इट मस्ट बी समथिंग कंप्लीटली न्यू। सेकेंड चीज क्या है, वो इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस फॉर द पर्सन वर्किंग इन दैट फील्ड। तीसरी चीज क्या है, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, चलो 11th क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी एक केस स्टडी क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज, प्रियंका डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस शुरू करने का उसने डिसाइड किया है। किसका? ऑफ हैंडमेड चॉकलेट्स। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ उसने देखा, सब समझा, शी केम टू द कंक्लूजन दैट द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड आर 12 लाख। कितने पैसे चाहिए उसको? 12 लाख रुपए। She had 2 lakhs in her savings, 12 लाख में से 2 लाख उसके पास पड़े हुए हैं, 2 लाख उसके पास सेविंग्स में पड़े हुए हैं। As these funds were insufficient, obviously 12 में से सिर्फ 2 लाख होंगे तो insufficient funds ही है ना, 10 लाख और चाहिए। What did she do? She approached Axis Bank, obtaining a loan of rupees 10 lakh. ये 10 लाख के लिए वो कहाँ गई? लोन लिया ना उसने बैंक में से, एक्सिस बैंक से उसने लोन ले लिया, लोन अप्रूव हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्या पूछ रहे हैं, कैटेगराइज द टू टाइप ऑफ फंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। बेसिस ऑफ ओनरशिप हमारे पास दो होते हैं। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया कि आपने बोला अरे ये तो रिटेन्ड अर्निंग है और ये तो लोन फ्रॉम ये कमर्शियल बैंक से हो गया, गलत हो जाएगा। इसमें वो लोगों ने क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमें बताना है। ओनरशिप के बेसिस की अगर मैं बात करूं, ओनरशिप के बेसिस पे हमारे पास दो होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, ओनर्स फंड, और दूसरा है बोरोड फंड। ये जो सेविंग्स है उसकी हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले में उसके सेविंग्स जो है वो क्या हो गए, सेविंग्स हमारे रिटेन्ड अर्निंग है, तो ये हो गया उसका ओनर्स फंड। जबकि उसका जो लोन है, कहाँ से, जो लोन है उसका एक्सिस बैंक से, वो उसका क्या है, बोरोड फंड। खुद के पैसे नहीं है, बाहर से उसने ये पैसे मांगे हैं। ठीक है, ये हो गया बोरोड फंड। फर्स्ट वाला हमारा आंसर हमने दे दिया। सेकेंड देखते हैं,
आउट ऑफ द टू सोर्सेज विच वन इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड? ये दोनों सोर्सेस में से कौन सा परमानेंट है? ओनर्स फंड ना अपने खुद के पैसे परमानेंट है। हमने पढ़ा है रिटेन्ड अर्निंग का क्या होता है, फीचर क्या है, वो परमानेंट कैपिटल है, हमेशा हमारे पास रहेगा। सो विच वन, ये हमारा मानो ये मेरा इसका फर्स्ट है। सेकेंड में क्या कहूंगी? द परमानेंट सोर्स ऑफ फंड इज ओनर्स फंड, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगी रिटेन्ड अर्निंग्स। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे? रिटेन्ड अर्निंग्स ना, सेविंग्स उसके क्या होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, इसलिए हमने ब्रैकेट में रिटेन्ड अर्निंग्स भी लिख दिया। नेक्स्ट क्या है? Which source of fund requires a legal obligation to pay interest at a fixed rate at regular interval? किस में हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट? और वो सब बोरोड में ना, जहां से अगर हमने बाहर से पैसे मंगवाए तो उन्हें ही हमें देने पड़ेंगे, और किसको देंगे? इसमें से हमें और लोन लेना अप्रूव, देखो लोन क्या हुआ था, इसका अप्रूव हुआ था, मतलब काफी सारी उसने फॉर्मेलिटीज और वो सब गई होगी। इसमें हमारा थर्ड क्या होगा? थर्ड हम कहेंगे द फंड, पूरा ऐसे लिखेंगे, द फंड दैट रिक्वायर्स अ लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एट फिक्स रेट इंटरवल ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे पूरा लिखेंगे, और फिर कहेंगे इज बोरोड फंड, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे लोन फ्रॉम बैंक। यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक था ना हमारा, इसलिए हम लोन फ्रॉम बैंक लिख देंगे। इजी क्वेश्चन था ये काफी। इसका एक्चुअल में ना सिर्फ फर्स्ट वाला जो, अगर मैं बात बोलूं आपको, ये फर्स्ट वाला जो था ये हमें ध्यान से पढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अगर हमने ओनरशिप के बेसिस पे नहीं पढ़ा होता तो हमारा ये पूरा गलत हो जाता था, बिकॉज दे आर आस्किंग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन सा वाला कौन सा है। दैट्स द रीजन इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर हम गलती से भी सिर्फ इतना लिख कर आ जाते कि हमारे एक है रिटेन्ड अर्निंग और दूसरा है लोन फ्रॉम बैंक या तो कमर्शियल बैंक, वो हमारा गलत हो जाता था। ये हो गया 11th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 12th क्वेश्चन। What are the characteristics of entrepreneurship? Entrepreneurship के characteristics क्या क्या होते हैं? अगर आपको याद है हमने 3 वर्ड्स पहले सीखे हुए थे, कौन से? entrepreneurship का मीनिंग हमने पता है, हमें entrepreneur कौन है हमें वो पता है, हमें enterprise क्या है ये भी पता है। entrepreneurship क्या होता है? When a person, instead of doing a job, they take up a business, a process of starting one's own business, खुद का कुछ चालू करना, इसे हम कहते हैं entrepreneurship. And the person who does this is known as an entrepreneur. और ये जो उनका business unit होता है उसे हम enterprise कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम लोग characteristics एक बार पढ़ लेते हैं। ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है भी, ऐसा नहीं होता कि एक दिन हमने सोचा उठ गए और हमने डिसाइड किया ओके आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। इट्स अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट, you have to make all the plans, you have to decide from where are you going to get all your funds from. It's a very systematic activity है, ऐसे वैसे नहीं हो जाता है। ये एक लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है, कुछ भी लीगल कर सकते हो। अगर आप बोलो दैट सी, हमें पता है कि जो बिजनेस करता है वो काफी ज्यादा रिस्क ले रहा है। सो वन डे इट हैपेंस दैट द पुलिस कॉट यू बिकॉज यू आर अ थीफ। तो आप बोलो नहीं बट आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैंने तो बिजनेस में रिस्क लिया लाइक एवरीवन डज, बट देन द पुलिस विल से दैट इट इज नॉट अ लीगल एक्टिविटी, व्हाट यू आर डूइंग इज इलीगल। रिस्क लो बट यू ऑलवेज हैव टू डू समथिंग व्हिच इज लॉफुल। लीगल चीजें करनी है, इलीगल चीजें करना इज नॉट अलाउड। कुछ इनोवेटिव लेकर आते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग समथिंग इनोवेटिव। इसलिए तो बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज दे हैव समथिंग व्हिच एवरीवन डज नॉट हैव इट। जो लोगों के पास नहीं है वो लोगों ने ऐसा कुछ इनोवेट किया है कि उनके पास है। दैट्स द रीजन दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग अ बिजनेस, वरना क्यों ही बिजनेस करते? जो सबके पास है वही इनके पास है, तो उसका मतलब ही नहीं है ना बिजनेस करने का। इनोवेटिव कुछ चीजें लेकर आते हैं वो लोग। बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा रिस्क तो ले ही रहे हैं। रिस्क कैसे?
सी आई एम हैविंग अ जॉब, मुझे हमेशा हर मंथ के एंड में या तो मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाती है, क्रेडिट हो जाते हैं मेरे अकाउंट में। वो छोड़कर मैं अभी बिजनेस कर रही हूँ जिसमें प्रॉफिट का कोई ठिकाना नहीं है। आई डोंट नो मुझे इस बार प्रॉफिट होगा नहीं होगा। सो इट्स अ रिस्क टेकिंग जॉब, राइट? आई डोंट नो मेरा कैसा चलने वाला है बिजनेस। सो आई एम लीविंग एवरीथिंग एंड आई एम डूइंग अ बिजनेस, दैट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू डू। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग रिस्क टेकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योर को देखिए, सबसे पहले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, वो सब कुछ उसे इकट्ठा करना है, सारे रिसोर्सेज उसे इकट्ठा करने हैं, एंड ही हैज टू मेक समथिंग विच कैन बी यूटिलाइज्ड। ऐसी चीज बनानी है जो एक्चुअल में डिमांड में है, जो लोग प्रेफर कर रहे हैं। सो इनका काम क्या है? जितने भी इन्हें एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए, ही नीड्स टू हैव द कंप्लीट नॉलेज of where he is going to get the resources from. He needs to know everything about it. After that, he will go to his investors. Investors के पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे, देखिए, I don't have money, but I know I have the whole plan in my mind of how I'm going to do the work, और मैं कैसे कहाँ से पैसे इकट्ठा, आप मुझे पैसे दीजिए, आई नो मुझे रिसोर्सेस कहाँ से लाने हैं, आई नो हाउ एम आई गोइंग टू मेक इट, हाउ एम आई गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट, and how I'm going to sell it. So when the people have confidence in him, तो इन्वेस्टर्स उसमें पैसे लगाएंगे और फिर क्या होगा, वो सारे जो हमारे क्या कहते हैं, और प्रोडक्ट वो बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें सारा नॉलेज अच्छा खासा है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से आपको ये समझ में आ चुका है। हमने आज जो सैम्पल पेपर किया है, लास्ट वाले सैम्पल पेपर से काफ़ी अलग है, बिकॉज आई हैव पुट ऑल द न्यू क्वेश्चंस इन दिस। सो प्लीज सी दीज वीडियोस, पहले वाला भी देखना, ये वाला भी देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, सारे अलग क्वेश्चंस है, तो आपको और ज़्यादा आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। देखिए, पढ़ाई तो सबकी हो चुकी है, पढ़ाई हम सबने कर दी है, कब का हो चुका है, पर अभी क्या है, अभी रिविजन का टाइम है। रिवीजन के टाइम पे हम जितने क्वेश्चंस कर सके, जितने हम सैम्पल पेपर कर सके, उससे क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आता है। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ भाई मुझे आता है, आई विल बी एबल टू राइट इट इन द पेपर। I hope so you learned whatever we have done today. Thank you so much. I'll see you all for the next class.